हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका यूट्यूब के इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम समझेंगे रिकर्जन के बारे में। बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक हम पूरा रिकर्जन को एक एक चीज़ समझेंगे। और इस वीडियो के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आपको रिकर्जन में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो कॉलेज हो, इंटरव्यू हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो। आज के बाद जब कभी भी रिकर्जन आपके सामने आएगा आप उसको फोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में एंड तक उसके लिए आपको बना रहना पड़ेगा। और हम आज ये बात करते हैं कि इस वीडियो में हम बात क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज रिकर्जन, रिकर्जन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ रिकर्जन वर्क्स एग्जैक्टली, मतलब बेसिकली रिकर्जन मेमोरी में कैसे काम कर रहा था। और ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि रिकर्जन मेमोरी में कैसे काम करेगा, तभी हम उसके प्रोग्राम्स को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन रिकर्सिव एंड अप्रोच एंड इटरेटिव अप्रोच। सो बेसिकली रिकर्सिव अप्रोच और इटरेटिव अप्रोच में फर्क क्या है वो समझेंगे। और उसके बाद हम समझेंगे फैक्टोरियल प्रोग्राम यूजिंग रिकर्जन। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा यूजफुल और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत कॉमन होता है कॉलेज के एग्जाम्स में, इंटरव्यू के एग्जाम्स में। और कभी भी आपको अगर रिकर्जन सीखना हो तो सबसे बेसिक सा चीज़ आपको सबसे पहले फैक्टोरियल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद हम लास्ट में सीखेंगे फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्जन। और ये जो लास्ट वाला प्रोग्राम है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट बिलीव मी गाइज, अगर आप इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको इसको पूरी तरीके से करके दिखा दूंगा और आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। इसके बाद आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरीके के मैं वीडियोस लाते रहता हूं और आप लोगों को मज़ा आते रहेगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ रिकर्जन। अगर मैं बेसिक सा मुझे कोई बोले कि रिकर्जन क्या है, तो एक सिंपल सा चीज़ मैं रिकर्जन के बारे में ये बोल सकता हूँ कि रिकर्जन इज़ बेसिकली कॉलिंग इटसेल्फ। मतलब कोई भी चीज़ जब अपने आप को बुला रहा होता है तो हम उसे रिकर्जन कहते हैं। मतलब अगर आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका नाम, मान लीजिए मेरा नाम एक्स है, तो अगर मैं अपने आप को बुलाऊंगा कि हेलो एक्स सुनो, तो ये होता है रिकर्जन। अगर मेरा नाम आकाश है तो मैं बुलाऊंगा आकाश सुनो, तो ये होता है रिकर्जन। तो बेसिकली इसी तरीके से प्रोग्रामिंग की दुनिया में क्या होता है, रिकर्जन मतलब अपने आप को कॉल करना। अगर मैं बोलूं कि मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं, ठीक है, और उस फंक्शन लिख के मैं फिर फंक्शन के अंदर उसको अपने आप को कॉल करूं, तो वो फंक्शन क्या होगा, रिकर्जन कहलाएगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल में अगर यहाँ पे आपको लिख कर दिखाऊं तो आप देखिए, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड और यहाँ पे मैंने लाइव टर्मिनल भी ऑन रखा है। फिलहाल मैं जावास्क्रिप्ट में आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन बिलीव मी गाइज, अगर आप लॉजिक समझ जाते तो जावास्क्रिप्ट, जावा और सी प्लस प्लस बिल्कुल फर्क नहीं है। मैं आपको साथ ही साथ सब कुछ यहाँ पे बताते रहूंगा, तो बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा फंक्शन लिखते हैं। तो मैं फंक्शन लिख लेता हूँ कि फंक्शन, और हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को फंक्शन कीवर्ड से डिफाइन करते हैं फंक्शन। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फंक्शन का नाम लिख दूंगा। फंक्शन का नाम मतलब जैसे कुछ भी रख सकते हैं। फंक्शन का नाम मैंने रख दिया इंसेप्शन। इंसेप्शन मूवी तो आप लोगों ने देखी होगी, बहुत बढ़िया मूवी है। तो इंसेप्शन मैंने फंक्शन का नाम रख दिया और यहाँ पे मैं फंक्शन का बॉडी लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा मैंने रिकर्जन में कहा था कि रिकर्जन का मतलब ही क्या होता है कि अपने आप को कॉल करना। तो अगर ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे तो ये क्या कहलाएगा, रिकर्जन कहलाएगा। मतलब अब ये फंक्शन के अंदर के घुसने के बाद अगर मैं बोलूँ कि ये इंसेप्शन को कॉल करेगा, और मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी फंक्शन को अगर हमें कॉल करना है तो हम बस उसका नाम और पैरेंथेसिस लगा के इस तरीके से लिख देते हैं। तो जैसे मैं ये काम करूंगा, यहाँ पे इंसेप्शन ने अपने आप को कॉल कर लिया है। मतलब अब होगा क्या, जैसे अब मैं यहाँ पे इंसेप्शन को कॉल करूंगा, मतलब मैं बाहर आके इंसेप्शन को कॉल करूंगा ताकि मैं इसको रन कर सकूं। और जैसे ये प्रोग्राम रन होगा, जैसे ये फंक्शन रन होगा, तो क्या होगा, पहले हमारा कंपाइलर यहाँ पे आएगा, वो देखेगा कि फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन कॉल हुआ है तो ये फंक्शन आ गया। अब ये फंक्शन के अंदर घुसेगा, फंक्शन के अंदर घुसने के बाद अब ये यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आकर उसको क्या समझ में आएगा, अच्छा ठीक है, फिर से इसने अपने आप को ही कॉल किया है, तो फिर ये क्या करेगा, बाहर आके फिर ये इसको हो जाएगा कॉल, फिर इसके अंदर आएगा, फिर यहाँ आएगा तो फिर बाहर कॉल होगा। मतलब ये बार बार क्या करेगा, अंदर बाहर करता रहेगा। आप समझ पा रहे होंगे। मतलब ये पहले इसको आया, फिर जब बॉडी के अंदर घुसा तो देखा ये अपने आप को कॉल किया, तो ये बार बार अपने आप को कॉल करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। तो ये होता है एग्जैक्टली रिकर्जन।
और हाँ, मैं अगर अभी आप लोगों को बताऊँ कि इसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, तो ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इसमें प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप देखिए जैसा कि मैंने बोला कि जैसे ही वो फ़ंक्शन के अंदर घुसेगा, वो अपने आप को कॉल करेगा, राइट? तो अपने आप को ये कब तक कॉल करता रहेगा? ज़िंदगी भर करता रहेगा, क्योंकि हमने इसको कोई रोकने का तरीका तो बनाया ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये इसके अंदर घुसा, इसने अपने आप को कॉल किया, फिर ये इसके अंदर आया, फिर अपने आप को कॉल किया, फिर अंदर आया, फिर अपने आप को कॉल किया। तो ये तो पूरा इनफाइनाइट टाइम्स अपने पूरे ज़िंदगी भर चलता रहेगा, जब तक हमारा मेमोरी खत्म नहीं हो जाता। तो इसको रोकने का तरीका हमारे पास ज़रूर होना चाहिए, करेक्ट? और यहीं पे जो रोकने का तरीका है, यहीं पे हम अपना मेन लॉजिक सीखेंगे, रिकर्जन को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये होता है बेस क्लास, मतलब बेस केस बोलते हैं इसको हम। अगर आप बेस केस समझ गए तो बिलीव मी गाइस, रिकर्जन पूरा खत्म हो जाता है। मतलब बेसिकली यही है रिकर्जन। बट अभी ठीक है, हम कोड में इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे और इसको देखेंगे कि ये क्या होता है। तो बेसिकली इंसेप्शन जो हमने फंक्शन लिखा, ये अपने आप को कॉल करा, इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि जो मैंने एरर बताया कि ये अपने आप को इनफाइनाइट टाइम कॉल करता रहेगा। तो अब मैं इसको रन कर दिया हूँ। अब मैं अपना टर्मिनल खोल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि वो एरर क्या आ रहा है एक्चुअली। तो ये मैंने किया, टर्मिनल को फायर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एरर आ चुका है। आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीडेड। एग्जैक्टली यही हमें चाहिए था। मतलब इस एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं एरर का नाम लिख देता हूँ कि दिस एरर इज कॉल्ड एज स्टैक ओवरफ्लो। मतलब इस एरर का नाम है स्टैक ओवरफ्लो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये जब इनफाइनाइट टाइम कॉल करता रहेगा तो ये मेमोरी में क्या हो जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीडेड। तो मतलब यहाँ पे हमने रिकर्जन तो सीख लिया, लेकिन अब हमने ये नहीं सीखा कि रिकर्जन को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे एग्जैक्टली, और वो हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, करेक्ट? तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरी टॉपिक की तरफ। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो अब हमने क्या सीख लिया, व्हाट इज रिकर्जन हमने सीख लिया। हमने व्हाट इज रिकर्जन सीख लिया, और इसके बाद हाउ रिकर्जन वर्क्स एग्जैक्टली हमने ये भी सीख लिया, क्योंकि यहाँ पे रिकर्जन कैसे काम कर रहा है, ये इंसेप्शन पे जा रहा है, कॉल कर रहा है, जा रहा है, कॉल कर रहा है, जा रहा है, कॉल कर रहा है। और हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने स्टैक ओवरफ्लो वाले एरर के बारे में भी सीखा, और इसी तरीके से रिकर्जन काम करता है। और यहाँ में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आया, और अब हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने थोड़ी देर बाद निकालेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए, आप देखते हैं अब हम अपना तीसरा टॉपिक क्या है। तीसरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रिकर्सिव अप्रोच एंड आइटरेटिव अप्रोच। तो वेल अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना, आप शुरू करिए तो आपको समझ में आएगा कि रिकर्सिव अप्रोच और आइटरेटिव अप्रोच होता क्या है। तो अगर मैं आपको सिंपल सा भाषा में समझाऊं तो आइटरेटिव अप्रोच का मतलब होता है कि हम लूप्स का यूज कर रहे हैं, और रिकर्सिव अप्रोच का मतलब होता है हम रिकर्जन का यूज कर रहे हैं। तो इससे तो आपको ये तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हम हर वो काम जो लूप से कर सकते हैं हम उसको रिकर्जन से भी कर सकते हैं, और हर वो काम जो हम रिकर्जन से कर सकते हैं उसको हम लूप से भी कर सकते हैं। और ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि रिकर्जन से कोई भी काम को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसका लॉजिक सोचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट आप लूप से करिएगा तो वो आसान हो जाता है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों हम हमेशा रिकर्जन का यूज़ कर सकते हैं या फिर क्यों हम लूप का यूज़ करते हैं। तो मैं एकदम सिंपल सा ये बताऊंगा कि इसका एकमात्र यही मतलब है कि हम रिकर्जन का सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ करेंगे जब हमें कोड को अपना क्लीन रखना है और अपना कोड को फास्ट बनाना है। तो जैसे कि मैं अगर इस व्हाइट बोर्ड में आ जाऊँ और मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि रिकर्जन और लूप किस तरीके से काम कर रही होती है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। तो बेसिकली मैं जब बोलूँगा आइटरेटिव अप्रोच मतलब लूप वाला अप्रोच, तो लूप वाले अप्रोच में हम क्या करते हैं कि फॉर लूप लिखते हैं और इंट आई इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, और फिर आई लेस देन एन लिखते हैं और आई प्लस प्लस लिखते हैं, राइट। और फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना जो भी काम होता है जो हमें रिपीट करना होता है बार बार, हम वो रिपीट करते रहते हैं। तो मतलब बेसिकली अगर आप इसको समझेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि यहाँ पे मुझे किसी फंक्शन को कॉल करना है, इस फंक्शन का नाम इंसेप्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंसेप्शन कितनी बार कॉल होगा, इतनी बार कॉल होगा, जितनी बार हम लूप को चलाएंगे उतनी बार इंसेप्शन कॉल होगा। मतलब n टाइम्स हमारा इंसेप्शन क्या होगा, कॉल होता रहेगा। तो ये तो हो गया लूप वाला अप्रोच। अब हम बात करेंगे कि रिकर्सिव अप्रोच में क्या। तो रिकर्सिव अप्रोच में जैसा मैंने आपको बताया कि जो मेरा इंसेप्शन वाला फंक्शन होगा, इंसेप्शन वाला फंक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, उसको वापस से कॉल करने वाले हैं। तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअली कहीं ना कहीं डीप डाउन आपको भी पता है कि ये लूप का ही काम कर रहा है। मतलब ये आया फिर इसको कॉल किया, फिर ये आया फिर इसको कॉल किया, मतलब ये इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है। इसमें और इसमें फर्क क्या है कि ये इनफाइनाइट टाइम्स नहीं चल रहा है और ये वाला इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको इनफाइनाइट टाइम्स चलने से रोक दूं तो क्या इसका काम और इसका काम सेम हो जाएगा?
जी हाँ, इनफाइनाइट टाइम्स टाइम चलने से अगर मैं इसको रोक दूँ तो इसका काम और इसका काम बिल्कुल सेम हो जाएगा और हमें यही चीज़ एग्जैक्टली सीखना है जो हम प्रोग्राम की मदद से सीखने वाले हैं। तो चलिए अब हम प्रोग्राम की मदद से सीखने वाले हैं और हम देख लेते हैं कि हमारा अगला टॉपिक भी क्या है। तो अगर मैं ऊपर आऊँ तो आप देख सकते हैं हमारा अगला टॉपिक है ये हो गया फैक्टोरियल प्रोग्राम यूजिंग रिकर्जन। तो अब इस वीडियो में और इसमें आगे हम क्या करेंगे, एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखेंगे रिकर्जन की मदद से। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं सबसे पहले आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम रिकर्जन एज वेल एज आइटरेटिव अप्रोच मतलब लूप से भी करके दिखाऊंगा। पहले मैं लूप से करके दिखाऊंगा और फिर मैं रिकर्जन से भी करके दिखाऊंगा। और मैं आपको ये बता दूं कि लूप से करने का फायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। तो बेसिकली जब आप लूप से करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n होता है। आप लोगों को पता होगा कि जो लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो O ऑफ n होता है। तो मतलब ये वाला जो है ये वाला थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा एज कंपेयर टू दिस, राइट। और अगर आप इन दोनों कोड का सिंटैक्स देखें, अगर मैं इन दोनों कोड का सिंटैक्स को कंपेयर करूं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो कोड है ये वाला कोड क्लीन बिल्कुल भी नहीं है और ये वाला कोड काफ़ी क्लीन है। मतलब ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब आप किसी कंपनी में काम करने जाएंगे या आपको इंटरव्यू में भी ये पूछेगा कि आप रिकर्जन को लूप के ऊपर क्यों प्रेफर करेंगे, तो आपको ये सवाल का जवाब इसी तरीके से देना पड़ेगा कि ये जो रिकर्जन जब हम लिखेंगे तो उससे कोड काफ़ी ज़्यादा क्लीन रहता है और जब हम लूप से करेंगे तो कोड इतना ज़्यादा क्लीन और रीडेबल नहीं रहता है। और तो और लूप में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा ज़्यादा होगा रिकर्जन के कंपेयर में और रिकर्जन में थोड़ा सा कम होगा। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते, अब हम कोड में चलेंगे और हम कोड में क्या करने वाले हैं इस वाले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, फैक्टोरियल प्रोग्राम यूजिंग रिकर्जन। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले से ऑलरेडी फैक्टोरियल नाम का एक फोल्डर बना रखा है, मतलब फाइल बना रखा है, जेएस फाइल है और पैकेज.जेसन फाइल भी हमारे पास है। मैं एक बार क्या करता हूँ इस पूरे कोड को रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, और अपना टर्मिनल को एक बार बंद कर लेता हूँ। अब ये मैंने टर्मिनल को बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या करके दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख के दिखाने वाला हूँ। बट उससे पहले फैक्टोरियल के प्रोग्राम लिखने से पहले एक और छोटी सी चीज जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है उसको अब हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो मैंने इस कोड को वापस लेके आया। अब जहाँ पे मैं आपको बताने वाला था कि इसका एक बेस केस होना चाहिए, मतलब इसको स्टॉप करने का कोई तरीका हमारे पास जरूर होना चाहिए। यहाँ पे हमने कोई स्टॉप करने का तरीका नहीं रखा है। तो अब मैं आपको यहाँ पे स्टॉप करने का तरीका दिखाता हूँ कि ये स्टॉप कैसे होगा। अगर मैं अभी यहाँ पे टर्मिनल रखूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैक्सिमम कॉल टाइम एक्सीडेड। तो मैं अब इसको क्या करूंगा, एक बेस केस बनाऊंगा। अगर मैं कुछ ऐसा लिखूँ कि हमारे पास है लेट काउंटर इज इक्वल टू 0, मतलब काउंटर बोल के एक वेरिएबल ले लिया मैंने, ठीक है, कुछ जो काउंट करेगा, सिंपल। अब मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि इफ काउंटर इज ग्रेटर देन 3, अगर काउंटर 3 से बड़ा होता है तो क्या करो, इस प्रोग्राम को स्टॉप कर दो। मतलब इनिशियली हमारे पास ये नहीं था तो हमें प्रोग्राम को स्टॉप करने का कोई था ही नहीं, ये इनफाइनाइट लूप में चलते रहेगा और जिंदगी भर चलते रहेगा। लेकिन अब मैंने बोला कि काउंटर जब 3 से बड़ा होगा तो क्या करना है कि रिटर्न कर दो डन, मतलब एक स्ट्रिंग को मैं रिटर्न कर देता हूँ कि डन, ठीक है, हमारा जो काम है वो हो चुका है और प्रोग्राम अब यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। रिटर्न स्टेटमेंट लिखने का मतलब प्रोग्राम उसके आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये चाहे आप जावा सी किसी में भी करते हैं, सब में यही होता है कि रिटर्न स्टेटमेंट लिखने के बाद वो प्रोग्राम वहाँ पे बंद हो जाता है, ठीक है। तो अब काउंटर इनिशियली कितना था, 0 था, और काउंटर को हमने क्या किया, जब काउंटर 3 से बड़ा होगा तो हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को रोक देना है। लेकिन अब हम यहाँ पे आके क्या लिखते हैं, काउंटर प्लस प्लस। मतलब काउंटर प्लस प्लस लिखने का क्या मतलब होता है कि देखो इनिशियली कंपाइलर यहाँ है, उसको काउंटर 0 मिला, ठीक है, काउंटर 0 है तो क्या काउंटर ग्रेटर देन 3 है, नहीं है, तो क्या इसके अंदर आएगा, इस ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा, ये बाहर आ जाएगा। काउंटर प्लस प्लस काउंटर 1 हो गया, अब ठीक है, काउंटर 1 हो गया, इसने फिर से अपने आप को कॉल किया, फिर ये ऊपर गया, ऊपर आने का फिर अब काउंटर का वैल्यू क्या था, 1 था, तो अब क्या 1 ग्रेटर देन 3 है, नहीं है, तो ये फिर से इसके अंदर नहीं जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा काउंटर प्लस प्लस। तो अब काउंटर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 होने का फिर ये क्या करेगा, अपने आप को कॉल करेगा और फिर ये यहाँ पे अपने आप को कॉल करके ये यहाँ पे आ जाएगा। अब देखेगा कि काउंटर कितना है, 2 है, क्या 2 ग्रेटर देन 3 है, नहीं है,
अब अगर 2 ग्रेटर देन 3 नहीं है तो फिर से इसके अंदर नहीं जाएगा, फिर काउंटर प्लस प्लस होगा 3, तो ठीक है 3 होने के बाद फिर ये अपने आप को कॉल करेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर देखेगा क्या 3 ग्रेटर देन 3 है, तो ये भी नहीं है, तो फिर से इसके अंदर नहीं आएगा, और फिर अंदर आके फिर ये अपने आप को कॉल करेगा, फिर इस तरीके से। अब जब देखिएगा कि 4 ग्रेटर देन 3 है, अब यहाँ पे उसको दिख गया कि हाँ 4 इज ग्रेटर देन 3, तो अब ये क्या करेगा, इस इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा और रिटर्न कर देगा डन को, और इस तरीके से हमारा प्रोग्राम यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको बार बार कॉल कर करके हमने इसको यहाँ पे डन करके रिटर्न कर दिया। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। फिलहाल आपको कुछ प्रिंट होता हुआ तो नजर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं। ये रहा मेरा टर्मिनल, और यहाँ पे फिलहाल अभी भी मुझे दिखा रहा है कि मैक्सिमम कॉल साइज एक्सीडेड, तो कुछ तो प्रॉब्लम है गाइज। दैट काउंटर इक्वल टू 0, इंसेप्शन को इसने कॉल करा। ओके, ऐसा कर लेते हैं, हम इस काउंटर को इसके बाहर डिफाइन कर लेते हैं। ओके गाइज, तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब मेरे को एरर समझ में आ गया कि यहाँ पे जब इंसेप्शन था तो यहाँ पे हो क्या रहा था। देखो ये इंसेप्शन यहाँ पर गया, इंसेप्शन जब काउंटर मान लीजिए 2 था तो 2 यहाँ पर गया, तो 2 ग्रेटर देन 3 कंपेयर नहीं हो रहा था। अब काउंटर को वापस से हमने 0 सेट कर दिया, मतलब अब ये फिर से 0 ग्रेटर देन 3 सेट हो रहा है, तो इस हिसाब से वो कंपेयर नहीं हो रहा। तो इसके लिए छोटा सा काम हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और इसको काउंटर को मैं यहाँ पे आकर बाहर डिफाइन करता हूँ। मतलब इनिशियली हमने काउंटर को डिफाइन कर लिया, अब हमारा ये लॉजिक बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करने वाला है। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास कोई भी एरर यहाँ पे नहीं है। अब अगर आपको प्रोग्राम का सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन भी समझना है तो उसको भी आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ कि console.log, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा काउंटर, मतलब जो काउंटर है उसको क्या कर दो तुम प्रिंट कर दो। तो अब आप देखिए गाइज हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 आ गया है। मतलब इनिशियली क्या था, काउंटर 0 था, अब हमने क्या किया, काउंटर को 0 ग्रेटर देन 3 तो इसके अंदर नहीं है, तो अब काउंटर प्लस प्लस कर दिया, मतलब काउंटर का वैल्यू 1 हो गया। काउंटर का वैल्यू 1 होते ही हमने क्या किया, console.log काउंटर किया, तो ये देखिए 1 प्रिंट हो गया। फिर ये अपने आप को कॉल किया, फिर ऊपर गया, काउंटर का वैल्यू 1 था तो 1 ग्रेटर देन 3 नहीं है, फिर यहाँ पे आएगा काउंटर, अब क्या हो गया 2 हो गया, तो फिर हमने क्या किया 2 को प्रिंट किया, ठीक है, फिर अपने आप को कॉल किया, इस तरीके से ऊपर गया, और फिर ये 2 ग्रेटर देन 3 नहीं है, तो फिर काउंटर को प्लस प्लस किया, काउंटर का वैल्यू 3 हो गया। अब console.log काउंटर करेंगे तो अब ये काउंटर यहाँ पे 3 हमारे पास प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से 4 भी प्रिंट होगा, पर जैसे ये बड़ा हो जाएगा 5 हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे ये एक्चुअली 4 होने के बाद भी यहाँ पे ये नहीं इसके अंदर घुस जाएगा और यहाँ पे रिटर्न कर देगा डन। मतलब इसके बाद हमें और कोई काम नहीं करना है, राइट। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, रिटर्न कीवर्ड का यहाँ पे भी यूज कर लेता हूँ, रिटर्न इंसेप्शन। ठीक है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप रिटर्न कीवर्ड यहाँ पे यूज करें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बार बार फंक्शन को रिटर्न ही तो कर रहे हैं, ये रिटर्न कीवर्ड यूज करना हमेशा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे अपने इस वाले प्रोग्राम के बारे में, फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, टर्मिनल को बंद कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना कोड लिखना शुरू करूँगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले एक फंक्शन लिखता हूँ। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे 2 अप्रोच करूँगा। एक होगा आइटरेटिव अप्रोच जो कि होता है लूप के मदद से, और इसके बाद हम थोड़ा नीचे आके क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे रिकर्सिव अप्रोच भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप, मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो को एक बार पॉज करें और जाके खुद से इसको ट्राई करें, क्योंकि आप जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे जो भी समझाऊंगा समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो अगर जब आप खुद से ट्राई कर लेते तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर भी मैं आपको पॉज कर रहा हूँ वीडियो, और आप जाके उसको देखिए और एक बार खुद से ट्राई करिए और फिर वापस आइए और इसका सोल्यूशन यहाँ पे देखिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो मैं क्या करता हूँ कि कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं अपना फंक्शन का नाम। जैसे मैं लिख देता हूँ फंक्शन का नाम आइटरेटिव, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फैक्टोरियल। मतलब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फैक्टोरियल करने वाले हैं, लेकिन आइटरेटिव अप्रोच से। तो दिस इज इक्वल टू दिस, और दिस इज दिस, और दिस। ओके, तो ये हो गया, हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपना डेफिनेशन लिखेंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उसको 1 तक मल्टीप्लाई करते रहना। जैसे कि अगर मुझे किसी ने कहा, मैं अगर यहाँ पे बोलता हूँ कि किसी ने मेरे को कहा कि 5 का फैक्टोरियल निकालो, तो 5 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि हम इसे उल्टा मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक 1 नहीं पहुंच जाता। मतलब ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2
दो बार हो गया, इंटू 2 इंटू 1, तो मतलब ये होता है फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। अगर मुझे किसी ने कहा कि मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया हो कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। हमें उल्टा मल्टीप्लाई करते रहना पड़ता है जब तक 1 नहीं आता है, और इस आंसर को हमें बताना है, मतलब 4 3 12 12 3 24, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 24, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और अब हम इसका लॉजिक पहले आइटरेटिव से लिखने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा इजी होता है आइटरेटिव लूप से लिखना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सोचने के बारे में, लेकिन वो भी हम कर लेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले आइटरेटिव लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम वेरिएबल मान लेंगे कि लेट आंसर और दिस इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करने वाले, आंसर को इनिशियली 1 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर क्या चाहिए 24 मान लेते हैं। अभी हमें 4 फैक्टोरियल निकाला, एक बार के लिए मैं 5 फैक्टोरियल को भूल जाता हूँ, मान लेते हैं मुझे 4 फैक्टोरियल निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, आंसर वेरिएबल में 1 को स्टोर कर लूंगा, ठीक है। आंसर वेरिएबल में जैसे मैंने 1 को स्टोर किया, अब मुझे क्या करना है, आंसर में 24 लेकर आना है कैसे भी, बट उससे पहले मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि एक नंबर को भी पास करना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल ले लेता हूँ कि नंबर, ठीक है। तो अब हमें इस नंबर का बेसिकली क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा कि आइटरेटिव फैक्टोरियल, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 4 को पास कर दूंगा, मतलब अब ये 4 क्या होगा, ऊपर पास हो जाएगा, और अब हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है। तो आंसर को मैंने इनिशियली 1 ले लिया, और अब मैं क्या करूंगा, एक लूप लिखने वाला हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे बताया था, ये आइटरेटिव फैक्टोरियल है। तो सॉरी फॉर, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे लेट आई इज इक्वल टू नंबर, आई इज इक्वल टू नंबर कर देंगे, और i इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0 कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, i माइनस माइनस, मतलब इसको आप बहुत ध्यान से समझिए कि इसमें मैंने किया क्या। तो i का वैल्यू इक्वल टू नंबर किया, मतलब जो 4 था, तो i का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा, और उसके बाद क्या होगा, i माइनस माइनस होगा, राइट। तो पहले i का वैल्यू 4, फिर i का वैल्यू 3, फिर i का वैल्यू 2, फिर i का वैल्यू 1, बट ये यहाँ पे 1 पे आके रुक जाएगा, क्योंकि i ग्रेटर देन 0 पे हमें रोक देना है। तो 1 ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे हमारा वैल्यू रुक जाएगा। तो i का वैल्यू पहले 4 आया था, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये सारे वैल्यूज एक्चुअली आ चुके हैं। अब मेरे को क्या करना है, बस सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई तो करना है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, और हम क्या करेंगे, अपने सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। तो आंसर वैल्यू, आंसर इज इक्वल टू आंसर टाइम्स ऑफ 1, नॉट 1 i, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये काम करूंगा, हमारा कोड हो जाता है कंप्लीट। बस इतना सा था गाइज। तो बेसिकली देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ कि आंसर में पहले क्या था, 1 था, तो अब i का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 1 इंटू 4 4, क्या ये 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब i का वैल्यू ऊपर गया, तो i का वैल्यू अब 3 हो गया, और आंसर का वैल्यू 4 था, याद रखिएगा। तो 4 इंटू 3 12, तो 4 इंटू 3 12 आ गया हमारे पास, राइट। अब आप एक बार और ऊपर जाएगा तो 2 आ जाएगा i का वैल्यू में। तो 4 इंटू 3 12 था, आंसर में ऑलरेडी 12 स्टोर था हमारे पास, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब आंसर में 24 आ गया, और i का वैल्यू वापस 1 हो गया, ठीक है। तो फिर वापस 24 इंटू 1, और ये हमारे पास 24 आंसर आ जाएगा। बिलीव नहीं होता, मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ console.log, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने आंसर को प्रिंट कर देता हूं। तो मैंने जैसे यहाँ पे आंसर को प्रिंट किया, अब मैं अपने टर्मिनल को फायर करूंगा, और आप देख सकेंगे कि इसका आंसर आ चुका है। ओके, तो ये हो गया मेरा टर्मिनल। अब देखिए यहाँ पे आंसर मेरे पास 24 आ चुका है ना, ये बहुत मजेदार चीज। बिलीव नहीं होता, मैं आपको नंबर चेंज करके दिखाता हूँ। 4 की जगह मैं रख देता हूँ 5। तो जैसे मैंने 5 रखा, आप देखिए आंसर मेरे पास कितना आ गया, 120 आ चुका है। मतलब 5 इंटू 4, 4 इंटू 3, 3 इंटू 2, 2 इंटू 1, इस तरीके से 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120 होता है। अब इसके अंदर आप कितना भी नंबर डाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे 12 का फैक्टोरियल चाहिए, तो मैंने 12 डाल दिया। आप देखिए कितना बड़ा नंबर आ चुका है। मुझे 120 का फैक्टोरियल चाहिए, तो मैंने 120 डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा सा नंबर है, जो कंप्यूटर कुछ सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन में रीड कर रहे हैं, ठीक है, हम 120 तक नहीं जाते, 12 भी रखते हैं। तो ये हो गया हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम यूजिंग लूप्स। अब हम बात करेंगे अपना रिकर्सिव अप्रोच के बारे में, और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इसको समझ गए, बिलीव मी गाइस, ये कोड खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम रिकर्सिव अप्रोच के बारे में जानते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा फंक्शन लिख लूँगा, और अब इस फंक्शन का नाम, इसको पहले बंद कर देते हैं, फंक्शन का नाम रख देते हैं रिकर्सिव और फैक्टोरियल। ये अच्छा लग रहा है नाम, रिकर्सिव फैक्टोरियल फंक्शन का नाम। और दिस इज इक्वल टू, इस तरीके से हम एरो फंक्शन को डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट में,
थोड़ा सा इधर आके इधर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपना डेफिनेशन को लिखना शुरू करेंगे। तो बेसिकली मुझे करना क्या है, आप देखिए, मेरे को फैक्टोरियल में करना क्या होगा, बार बार अपने आप को ही तो कॉल करना है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी नंबर, ठीक है, नंबर में अभी क्या था 4 था इनिशियली, ठीक है, हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो नंबर में इनिशियली क्या था 4 था। अब हमें चाहिए 4 का फैक्टोरियल, तो क्या करना है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब अब मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, अपने आप को ही कॉल कराऊंगा, मतलब रिकर्सिव फैक्टोरियल को ही वापस कॉल कराऊंगा। लेकिन अब जब रिकर्सिव फैक्टोरियल को मैं वापस कॉल कराऊंगा, उसमें नंबर नंबर नहीं होगा, नंबर -1 होगा। शांति रखिए, देखिए रिटर्न, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, सॉरी ये हो गया रिटर्न, अगर मैं रिटर्न स्टेटमेंट लिख के मैं लिखूँ नंबर, मतलब जो भी हमारा नंबर था, ये हमारा नंबर 4 था इनिशियली, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है, राइट। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 से करना है। लेकिन अब हम 3 को डायरेक्टली नहीं लिखेंगे गाइज, अब हम 3 को कैसे लिखेंगे, रिकर्सिव फैक्टोरियल, इसको वापस कॉल करेंगे और अब हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर -1। तो जैसे मैं ये काम करूंगा, आप बेसिकली मैंने लूप में क्या किया था, वही तो किया था 4 इंटू 3, तो यहाँ पे भी मैंने वही किया 4 इंटू 3, लेकिन पहले इसमें 4 था, अब ये क्या हो गया 4 - 1 3, तो अब ये वापस इसमें 3 चला गया, तो अब वापस इसमें 3 हो गया, तो 3 इंटू फिर से ये वापस 2 हो गया, तो 2 3 इंटू 2 और फिर से 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता रहेगा। लेकिन गाइस, इसमें अभी आप लोगों को वो मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीडेड का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब जो मैंने एरर आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था कि स्टैक ओवरफ्लो, उस एरर का ध्यान रखना पड़ेगा और अब हमें बेस केस लिखना पड़ेगा। तो बेस केस भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अगर मैं बेस केस के लिए लिखूँ इफ, और मैं यहाँ पे लिखूँ कि अगर नंबर इफ नंबर इज, सॉरी यार ये नंबर क्यों नहीं लिख पा रहा मैं, इफ नंबर इज इक्वल टू, मतलब अगर नंबर 2 के बराबर हो जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं ना इनिशियली नंबर कितना था 4 था, फिर यहाँ पे आके नंबर कितना हो गया 3 हो गया, फिर नंबर कितना होगा 2 होगा, फिर नंबर 2 होते ही हमें क्या कर देना है, रोक देना है, क्योंकि 2 के नीचे जाएंगे तो क्या आएगा 1, जो कोई सेंस नहीं बनाता है। 1 के नीचे 0 0, तो फिर आंसर ही गड़बड़ हो जाएगा यार। तो हमें क्या करना है, 2 पे रोक देना है कि 2 के नीचे नहीं जाना है। अगर 5 फैक्टोरियल भी निकाल रहे तो 5 इंटू 4, 4 इंटू 3, 3 इंटू 2, बस 2 पे रोक दो। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर नंबर हमारा 2 है, इफ नंबर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है, इसको रोक देना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल कर दूंगा रिटर्न 2, मतलब जैसे 2 आ गया ना तो 2 रिटर्न कर दो। मतलब सिंपल से काम है कि अगर 2 आए तो 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 ही होता है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2 रिटर्न कर दूंगा और ये हो जाता है हमारा कोड कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सच में हमारा कोड सच में काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, मेरे को अब आइटरेटिव वाले को कॉल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इसको कमेंट आउट भी कर सकते हैं। चलो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने रिकर्सिव फैक्टोरियल को कॉल कर दूंगा और जैसा कि आप लोगों को बताया था मैंने 4 का फैक्टोरियल मुझे निकालना है, तो मैं 4 को यहाँ पे लिख दूंगा, राइट। और मैं क्या करूँगा, इसका आंसर यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ एक वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे क्या था गाइस, हमने यहाँ पे console.log करके आंसर लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं था। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं ना, उस आंसर को हम यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं। तो उस रिटर्न वैल्यू को भी हम यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ कि कॉन्स्ट और आंसर, मैंने आंसर में क्या किया, उस रिटर्न वैल्यू को कैप्चर कर लिया। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि console.log क्या कर दूंगा, आंसर कर दूंगा। तो console.log और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, आंसर को लिख दूंगा। तो जैसे मैंने ये काम किया, हमारा कोड हो चुका है कंप्लीट। चलिए मैं टर्मिनल को फायर करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या आंसर आ रहा है। गाइस देखिए 24 आ चुका है, कितनी आसानी से। बिलीव नहीं होता मैं आपको नंबर चेंज करके दिखाऊं। चलो मैं 4 की जगह क्या करता हूँ, 5 कर देता हूँ। अरे 5, चलो 5। तो जैसे मैंने 4 की जगह 5 कर दिया, अब देखिए मेरे पास आंसर क्या आ गया है, 120 आ चुका है, राइट। चलिए 5 की जगह 6 कर देते हैं। जैसे मैंने 6 किया, देखिए आंसर 720 आ चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी पूरी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। तो ये हो गया हमारा फैक्टोरियल का सॉल्यूशन कंप्लीट। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं गाइज, प्लीज़। और इस वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो गाइज, क्योंकि बहुत मेहनत से ये बना रहा हूँ, एक सपोर्ट तो बनता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। ये बात हो चुका है कंप्लीट। अब हम अपने अगले पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है इसको समझने में, आई नो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट हम साथ हैं और हम इसको साथ में इसको हराएंगे और हम इसको पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और समझते हैं फिबोनाची सीरीज। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, इस टर्मिनल को बंद कर देता हूँ
और मैं फैक्टोरियल वाले को भी बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, फिबोनाची वाले को खोल देता हूँ। तो ये हो गया, मैंने फिबोनाची का ऑलरेडी बना के रखा है और मैं पैकेज.json में जाता हूँ और यहाँ पे मैं फिबोनाची लिख देता हूँ ताकि मैं फिबोनाची वाले को कॉल कर सकूँ। तो फिबोनाची, ठीक है, ये था मेरा फाइल का नाम, मैंने फाइल का नाम यहाँ पे लिख दिया। तो अब मैं जब भी टर्मिनल फायर करूंगा तो मेरे को फिबोनाची वाला ही प्रोग्राम रन होता हुआ दिख जाएगा, राइट। तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार टर्मिनल को बंद कर देता हूँ, टर्मिनल को बंद किया, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm run dev। तो जैसे मैं npm run dev लिखूंगा, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा जो फिबोनाची वाला है ये वाला स्क्रिप्ट चलेगा। मैं यहाँ पे टेस्ट कर लेता हूँ कि console.log क्या सच में ये चल रहा है। तो console.log और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाई। तो जैसे मैं हाई लिखा, देखिएगा इस प्रिंट हो चुका है हाई। तो अब मेरा यही वाला प्रोग्राम चल रहा है। तो चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ आगे और समझेंगे फिबोनाची सीरीज को। तो चलिए, तो सबसे पहले जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हम दो तरीके से समझेंगे। पहले हम लूप से समझेंगे और उसके बाद हम आइटरेटिव अप्रोच, रिकर्सिव अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ आइटरेटिव अप्रोच को करने वाले हैं और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा नीचे आके क्या करेंगे, रिकर्सिव अप्रोच को भी अंजाम देंगे। मतलब हम दोनों अप्रोच को करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आइटरेटिव अप्रोच बताता हूँ और उससे पहले अगर आप लोगों को फिबोनाची सीरीज नहीं पता तो मैं थोड़ा सा फिबोनाची सीरीज भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइज देखिए, फिबोनाची सीरीज होता क्या है, ये एक सीरीज है जो पिछले दो नंबर को ऐड करने से बनता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि पहला नंबर मेरा 0, ठीक है, दूसरा नंबर मेरा 1, तो तीसरा नंबर क्या होगा पता है आपको गाइज, पहला और दूसरे नंबर को ऐड कर दो, 0 + 1 क्या होता है 1, तो तीसरा नंबर मेरा 1 होगा। चौथा नंबर क्या होगा पता है, एक सेकंड में इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो 0, 1 और 1, चौथा नंबर क्या होगा पता है, चौथा नंबर होगा कि लास्ट दो नंबर को ऐड करो, मतलब 1 और 1, अब ये लास्ट दो नंबर थे, इन दोनों को ऐड करो। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2। इसके बाद वाला नंबर क्या होगा 2 + 1 जो कि होता है 3। इसके बाद वाला नंबर क्या होगा 3 + 2 जो कि होता है 5। इसके बाद वाला नंबर क्या होगा 5 + 3 जो कि होता है 8। इसके बाद वाला नंबर क्या होगा 8 + 5 जो कि होता है 13। तो 13, एक कॉमा लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम जैसे लास्ट के दो नंबर्स को ऐड करते जाएंगे, ये हमारा अप्रोच आगे बढ़ता जाएगा। और मैं आपको इसकी बहुत खास बात बताऊंगा। इस सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या होती है ना कि जब आप इसमें लूप वाला अप्रोच करेंगे, मतलब आइटरेटिव अप्रोच करेंगे, और जब आप इसमें रिकर्सिव अप्रोच करेंगे तो आप ये पाएंगे कि रिकर्सिव अप्रोच जो होता है वो करने में 110% ज़्यादा ईजी है आइटरेटिव अप्रोच से। और इस प्रोग्राम को करने के बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्यों रिकर्सिव अप्रोच आया मार्केट में, मतलब इसकी सिग्निफिकेंट क्या है। आप देख सकेंगे कि इस वीडियो में, इस प्रोग्राम में हम जैसे रिकर्सिव अप्रोच यूज़ करेंगे इस सीरीज को प्रिंट करने के लिए, वो ज़्यादा आसान होगा हालांकि आइटरेटिव अप्रोच से। लेकिन आइटरेटिव में आप लोग साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है, बट शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो में कैसा आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि एक एरे मान लेता हूँ कि लेट ARR इज इक्वल टू और 0,1, मतलब मैंने एक छोटा सा एरे डिफाइन कर लिया एरे ARR नाम का और इसको 0,1 दे दिया। मतलब इनिशियली 0,1 क्यों दिया, क्योंकि देखो गाइस पहला दो नंबर तो फिक्स है 0 और 1। अब इसके बाद का नंबर क्या आएगा कि मैं जैसे 0 और 1 को ऐड कर दूंगा तो इसके बाद वाला नंबर, ठीक है, फिर उसके बाद वाले दो नंबर को ऐड कर दूंगा, उसके बाद वाला नंबर। तो पहला दो नंबर तो मैंने खुद से दे दिया कि 0 और 1 मेरा पहला दो नंबर होगा। अब मैं क्या करूंगा 0 और 1 को ऐड करूंगा ताकि मेरा थर्ड नंबर आ जाए, फिर सेकेंड और थर्ड को ऐड करूंगा ताकि फोर्थ नंबर आ जाए, राइट। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा कोड में आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे करूंगा लूप लिखूंगा तो फॉर, और यहाँ पे लिखूंगा मैं लेट i इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिखूंगा i लेस देन नंबर, मतलब बेसिकली मैंने यहाँ पे फंक्शन नहीं लिखा, राइट। तो मैं सबसे पहले तो इसको एक बार हटा देता हूँ, सॉरी, इस वाली चीज़ को मैं एक बार हटा देता हूँ। तो जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में क्या किया था, फंक्शन लिख के काम किया था, यहाँ पे भी हम फंक्शन लिख लेते थे कि कॉन्स, और फंक्शन का नाम दे देते हैं कि आइटरेटिव फिबोनाची, और मैं यहाँ पे इसको इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस, और ये तो ये हो गया हमारा फंक्शन डिफाइन। और मैं यहाँ पे आके क्या कर देता हूँ, फंक्शन को कॉल कर देता हूँ ना। तो आइटरेटिव, और स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिए, आइटरेटिव का टी एक मिसिंग, आई नो, बट ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा 5 पास करूँगा। तो जैसे ही मैं 5 पास करूँगा मतलब हमें फिफ्थ वाले नंबर को प्रिंट करना है। तो 0 1 2 1 1 2 3 5, मतलब फिफ्थ नंबर अगर मुझे चाहिए तो आप देखिए फिफ्थ वाला नंबर है कौन सा, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ में हमारे पास क्या है 3 है। तो मैं जैसे ही 5 डालूँ
अगर मैं यहाँ पे 5 पास करूँ तो मुझे क्या आंसर निकल के आना चाहिए, 3 निकल के आ जाना चाहिए, राइट। तो हम ये काम करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक एरे डिफाइन कर लूँगा। लेट से एक एरे डिफाइन कर लेते हैं, लेट एरे इज इक्वल टू और 0,1, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना लूप लिखेंगे। तो मैं लिखता हूँ फॉर लूप और यहाँ पे लिखूंगा लेट आई इज इक्वल टू 0 और फिर लिखूंगा आई ऑब्वियसली लेस देन नंबर और फिर मैं लिखूंगा आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस लिख दिया। अब मैं यहाँ पे अपना क्या करूँगा, इसके अंदर अपना लॉजिक को लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका लॉजिक को लिखने के लिए, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में क्या किया था, एक आंसर बोल के डिफाइन किया था, मैं यहाँ पे भी एक आंसर बोल के डिफाइन कर लूँगा और मैं आंसर को वैल्यू 0 दे देता हूँ इस बार। क्योंकि 0 इसलिए दे रहा हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, प्रोडक्ट निकाला था, तो प्रोडक्ट में हम 1 रखे थे, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, सम निकालना है। अगर मैं इसको आंसर की जगह सम लिखूँ ना तो ये ज़्यादा मेक सेंस करता है, क्योंकि हम इसमें क्या करने वाले, सम कर रहे हैं। तो 0 + 1 1 + 2 1 + 1 1 + 2 इस तरीके से सम कर रहे हैं। पिछले वाले में क्या करते, प्रोडक्ट कर रहे थे, तो 1 × 2, तो प्रोडक्ट में हम अगर 0 ले लें इनिशियली तो 1 × 0 क्या हो जाएगा, 0 दे देगा, जो कि कोई सेंस नहीं बनता है। तो मैं यहाँ पे सम लेता हूँ 0, तो मैं किसी भी चीज़ को 0 से ऐड करूँ तो वो मेरा आंसर को इफेक्ट नहीं करेगा। तो मैं सम को 0 ले लिया। अब मैं यहाँ पे करूँगा अपना लॉजिक। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि सम, तो सम इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा, एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ आई प्लस 1। मतलब इसको लिखने का क्या मतलब वो आप ये समझिए। आई में इनिशियली क्या था, हमारे पास 0 था और आई प्लस 1 में क्या हो जाएगा 1, राइट। तो एरे का 0 में क्या था 0 और एरे का 1 में क्या था 1, तो सम में भी क्या आ जाएगा 0 + 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा कमेंट आउट करके आपको दिखा दूँ तो 0 + 1 हो जाएगा, राइट, यही हो रहा है। और इस तरीके से फिर आई का वैल्यू क्या होगा, ये खत्म होने के बाद आई का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर तो इसमें क्या आ जाएगा 1, तो एरे ऑफ 1 मतलब इसके बाद वाले में जो है, प्लस एरे ऑफ 2 मतलब इसके बाद वाले में जो है, तो 1 प्लस इसके बाद जो हमारे पास इसमें स्टोर होगा हमें वो प्रिंट करना है। तो हमें एरे में स्टोर भी तो करना है, तो चलिए एरे में स्टोर कर देते हैं कि एरे डॉट पुश। तो यहाँ पे एरे डॉट पुश और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सम। अगर आप जावा में हैं तो आप यहाँ पे एरे लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे एरे लिस्ट डॉट ऐड करेंगे तो आपको सम ऐड हो जाएगा। तो मैं लिखा एरे डॉट पुश सम, मतलब बेसिकली 0 था 1 था, अब मेरे को इसके बाद वाला एलिमेंट चाहिए। बाद वाला एलिमेंट क्या है 1, जो कि 1 + 0 है। तो मैंने 1 + 0 तो यहाँ पे कर लिया और उसको सम में स्टोर कर दिया और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एरे में पुश कर दिया। तो जैसे मैंने एरे में पुश किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे कमेंट आउट करके लिख देता हूँ, एरे में पुश करने के बाद 0 1 ये ऑलरेडी था, अब ये 1 वहाँ पे पुश हो चुका है। तो इस तरीके से ये हमारा कोड एग्जीक्यूट होते जाएगा। और अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि console.log और मैं बोलूँ कि यहाँ पे मेरे को एरे प्रिंट कर दो, तो गाइज आपको नहीं लगता कि ये पूरा फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि चलो यहाँ पे मैंने नंबर पास कर दिया 7, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं और अब देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 7 पास किया और चलिए मैं अपना टर्मिनल को फायर करता हूँ और ये देखिए गाइज हमारे पास आंसर आ चुका है 0 1 1 2 3 5 8 13 21, है ना, ये बहुत मज़ेदार चीज़। और यही तो था, देखिए 0 1 1 2 3 5 8 13, इसके आगे तो मैं जा भी नहीं पाया था, बट कंप्यूटर प्रोग्राम इसके आगे 21 तक चला गया, ठीक है। अगर आप इसको चाहिए 70 तो यार बहुत बड़ा हो जाएगा, एक काम करते 20 रख देते। तो जैसे मैंने यहाँ पे 20 किया, आप देखिए यहाँ पे हमारे पास 20 तक का फिबोनाची सीरीज प्रिंट होके आ चुका है। तो इस तरीके से, और ये कितना फास्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट अब जब मैं रिकर्सिव अप्रोच आपको करके दिखाऊंगा गाइज, आप देखिएगा 2 लाइन में रिकर्सिव अप्रोच खत्म हो जाएगा और इससे 10 गुना ज़्यादा फास्ट होगा। हालांकि मेरे को यहाँ पे अभी कितना टाइम में ये एग्जीक्यूट हुआ वो तो नहीं दिख रहा, बट ठीक है, आपको वो डिफरेंस खुद ही दिख जाएगा जब आप रिकर्सिव वाले को कॉल करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं रिकर्सिव वाला लिखना, ठीक है। तो ये रहा मेरा रिकर्सिव और यहाँ पे मैं अपना एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ कि कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिकर्सिव और यहाँ पे लिख दूंगा फैक्टोरियल नहीं यार, फिबोनाची सीरीज कर रहे हैं तो फिबोनाची और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, दिस इज इक्वल टू दिस इज अ फंक्शन और दिस इज एन एरो फंक्शन। इस तरीके से ये हमने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका बॉडी लिखेंगे। तो वैसे ही सेम काम करते हैं, यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 20 पास किया, ये ऊपर चला जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब रिकर्सिव वाले को कॉल कर लेता हूँ, राइट। रिकर्सिव मैंने इसको कॉल कर लिया क्योंकि अब हम ये लिख रहे हैं और यहाँ पे हम नंबर सेम क्या करेंगे 20 पास कर देंगे, आंसर सेम आएगा। और मैं इसको क्या करता हूँ, अब कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट की जरूरत नहीं है, हम इसको इस तरीके से चलिए कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पे आके मैंने इसको क्या किया, कंट्रोल कमांड और ये हो गया कमेंट आउट। अब हम इसको रिकर्सिव को लिखना शुरू करेंगे। तो गाइज
रिकर्सिव लिखने का तो वही तरीका है, हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे दोनों के सम को। अब यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि हम किस किस का सम कर रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम सम किसका कर रहे हैं। अगर मैं नंबर पास करूँ 3, एक बार के लिए नंबर का वैल्यू आप 3 ले लीजिए, तो जैसे नंबर का वैल्यू 3 होगा तो ये हो गया हमारा 1, 0 मतलब 1 पे है, और ये 2 पे है, और ये 3 पे है। तो जैसे मैंने नंबर का वैल्यू 3 पास किया तो 3 का वैल्यू कहाँ से आएगा, 1 प्लस 2 से आएगा, राइट। क्योंकि अगर ये मेरा थर्ड इंडेक्स है, ये मेरा थर्ड इंडेक्स है 1, तो 3 का वैल्यू कहाँ से आएगा, फर्स्ट इंडेक्स प्लस सेकेंड इंडेक्स, मतलब 0 प्लस 1 वो हमें 1 दे देगा। अगर मैं बोलूँ कि 4 मतलब 2, फोर्थ इंडेक्स मतलब 2, अगर 2 वाला वैल्यू मेरे को चाहिए तो ये मेरे को कहाँ से आएगा, थर्ड इंडेक्स और सेकेंड इंडेक्स को मैं जब प्लस करूंगा तो मेरे पास ये फोर्थ वाला इंडेक्स आ जाएगा। अगर मैं बोलूंगा कि मेरे को ये वाला इंडेक्स चाहिए जहाँ पे 8 है, तो 8 वाला इंडेक्स कहाँ से आएगा, मेरे को 5 और 3 को जब मैं प्लस करूंगा तब मेरे पास 8 आ जाएगा, राइट। तो इसमें आपको यही ट्रिक समझना पड़ेगा कि इसमें हम कर क्या रहे हैं कि पिछले वाले 2 एलिमेंट्स को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, राइट। अगर यहाँ पे नंबर है तो मेरे को क्या करना है, नंबर -1 और नंबर -2 को ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो और यही चीज अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या करूंगा, रिटर्न स्टेटमेंट लिखूंगा। आई डोंट नो कि मैं रिटर्न क्यों नहीं लिख पाता, तो चलिए मैं रिटर्न स्टेटमेंट लिखूंगा और मैं क्या करूंगा, इसको वापस से अपने आप को कॉल करूंगा। लेकिन गाइज अब जब मैं अपने आप को कॉल करूंगा तो आपको पता है मेरे को नंबर -1 को कॉल करना है, राइट। क्योंकि अगर मेरे को 8 चाहिए, तो मेरे को 5 को कॉल करना पड़ेगा और 3 को कॉल करना पड़ेगा। तो अगर नंबर में मेरे को 8 चाहिए तो मैंने नंबर -1 किया, मतलब अब यहाँ पे मेरे पास 5 आ चुका है, तो नंबर -1 प्लस, अब मेरे को प्लस करके क्या करना पड़ेगा, नंबर -2 को कॉल करना पड़ेगा। नंबर -2 मतलब इस तरीके से करेंगे हम रिकर्सिव फिबोनाची, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नंबर -2, मतलब इस तरीके से हम ये काम कर देंगे। तो जैसे मैंने ये काम किया हमारे पास आंसर आ चुका होगा गाइस। बट इसमें जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमें बेस केस लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इफ़ अगर नंबर इक्वल टू है, अगर नंबर इक्वल टू है तो सिंपली क्या कर दो, यहाँ पे कर दो तुम रिटर्न, और यहाँ पे कर दो 2 में, मतलब क्या आएगा, देखो 2 में क्या था 0 1, 2 में रिटर्न 1, राइट। रिटर्न 1 कर दो, क्योंकि देख सकते आप 1 है हमारे पास 2 में, तो हम 2 में अगर कोई 2 पास करता है तो हमें रिटर्न 1 कर देना है। तो ये हो गया हमारा कोड इस तरीके से कंप्लीट। अब आप कंपेयर करिएगा इसकी, आइटरेटिव अप्रोच आसान था या रिकर्सिव अप्रोच आसान था, मतलब इसमें हमने कुछ किया ही नहीं, हमने बस नंबर -1 को और नंबर -2 को कॉल कर दिया उस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये रिटर्न कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे करूँगा लेट और आंसर इज इक्वल टू दिस। तो मैंने आंसर में इसका रिटर्न वैल्यू को स्टोर कर दिया, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आंसर लिख दूंगा। ठीक है गाइज, तो जैसे मैंने ये काम किया अब यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कुछ एरर है, एक बार चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीडेड, क्योंकि हमने कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे कर दिया है। ओके, तो नंबर इक्वल टू नहीं होना चाहिए गाइज, यहाँ पे एक्चुअली हमें नंबर को लेस देन 2 करना है। क्योंकि नंबर को लेस देन 2 करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम नंबर इक्वल टू लिखेंगे तो वो मेक सेंस नहीं करेगा, क्योंकि नंबर कभी 2 तो होगा नहीं। तो इसीलिए नंबर जब मैं लेस देन 2 करूँगा तो अब ये हमारा बेस केस क्या करेगा, काम करेगा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, अब देखिए गाइज हमारे पास आ चुका है आंसर 10946, मतलब हमने जो पास किया था वो वाला वैल्यू आ चुका है। अगर मुझे चाहिए कि मुझे 5th में क्या है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 5th वाले इंडेक्स में क्या है, 3 है। तो जैसे मैं यहाँ पे 5 पास करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। 5, जैसे मैंने 5 डाला, अब देखिए गाइस, सॉरी 8 आ चुका है। ओके, तो हम एक आगे कर रहे हैं, हम सॉरी 0th इंडेक्स से करें, तो ये हमारा 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, और ये 5th इंडेक्स। सॉरी गाइस, ये शायद मैंने ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है ये एरे की वजह से। ओके, तो गाइस जैसे मैंने यहाँ पे 5 पास किया तो यहाँ पे 8 आ गया है। तो बेसिकली हमने क्या किया था, 0th इंडेक्स से स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने 8 तक पहुँचा है, राइट। अगर मैं बोलूँगा कि 6 पास करूँ तो 6 पास करने से 13 आंसर आ जाएगा। तो जैसे मैंने 6 पास किया तो देखिए 13 आंसर आ चुका है। तो ये हो जाता है हमारा फिबोनाची सीरीज भी कंप्लीट, और इसके साथ हमने क्या किया, अपना पूरा रिकर्जन को ख़त्म कर लिया है। मतलब अब हमने क्या किया, अपने इस पूरे टॉपिक को, सारे टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखा, समझा,
हमने समझा व्हाट इज रिकर्जन, हमने समझा हाउ रिकर्जन कैसे काम करता है, डिफरेंस समझा, फैक्टोरियल का प्रोग्राम समझा और फिबोनाची सीरीज भी समझा। तो इस वीडियो के साथ बस इतना ही। मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर ये वीडियो ने सच में आपको हेल्प किया हो कि आप कुछ समझ पाए, आपके लाइफ में कुछ इंपैक्ट हो, तो प्लीज़ ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियोज़ गारंटी लाता रहूँगा और आपको बहुत तरीके से ये हेल्प करता रहेगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। बाय बाय, पीस, हैप्पी कोडिंग।